धारा सोसाइटी के फ्लैट को देखकर पुष्पा ने वहां शिफ्ट करने के लिए तुरंत हामी भर दी। अमित को भी वह मकान पसंद आ गया था। दिल्ली आने के बाद कई दिनों से वे मकान के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कब तक होटल के कमरे में कैद होकर रहते। बेंगलुरु में ऑफिस के पास ही अच्छा सा फर्निश्ड मकान किराए पर ले रखा था। दिल्ली में भी ऐसे ही मकान की तलाश में थे वे दोनों। अमित को यहाँ एक कंपनी में अच्छा पैकेज मिल गया था। पुष्पा ने उसके साथ आने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उसका विचार दिल्ली आकर अपने लिए भी एक नई नौकरी की तलाश करना था। होटल में 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे। घर किराए पर लेकर अब वे होटल से बाहर आने को बेचैन थे। कई जगह मकान देखकर निराश होने के बाद इस फ्लैट को देखकर उन्हें तसल्ली हो गई। अमित को 2 बेडरूम के इस मकान का सलीके से लगा फर्नीचर और कमरों तथा बाथरूम की साज सज्जा आकर्षित कर रही थी, तो पुष्पा को मॉडरेट किचन। पर इन सब से बढ़कर जल्द ही नई नौकरी ढूंढकर ज्वाइन करने की इच्छुक पुष्पा को घर के साथ एक सर्वेंट क्वार्टर भी होना बेहद सुखद लग रहा था। यहाँ की सोसाइटी के सभी फ्लैट्स में यह व्यवस्था थी। फ्लैट से सटा एक कमरे का छोटा सा क्वार्टर, जिसमें बाथरूम और रसोई भी, प्रवेश द्वार भी पूरी तरह अलग था सर्वेंट क्वार्टर का। उन क्वार्टरों में काम वाली अपनी परिवार के साथ रहते थे। क्वार्टर के बदले उन्हें उसी घर का काम कम पैसों में करना होता था। पुष्पा यह सोचकर बेहद खुश थी कि वह भी अपने फ्लैट के सर्वेंट क्वार्टर में मेड को रख लेगी। फिर जॉब लगने पर ऑफिस में निश्चिंत होकर काम करने के साथ साथ ऑफिस से आते ही किचन में जुट जाने की झंझट से मुक्त हो जाएगी। जल्दी ही वो फ्लैट में शिफ्ट हो जाए। आस पड़ोस के लोग अच्छे थे। उनसे पता लगा कि मेड रखने के लिए वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से संपर्क करना अच्छा होगा, क्योंकि उसके पास वह लोग अपना मोबाइल नंबर दे जाते हैं जो सर्वेंट क्वार्टर में रहकर घर के काम करने के इच्छुक होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को मेड के लिए सूचित करते हैं कि उनके यहाँ क्वार्टर लेने वाले का तांता लग गया। बाहर बस्ती में छोटे से कमरे के लिए भी इन लोगों को 5-6 हज़ार तक किराया देना पड़ता था, और वह भी सुविधा रहित मकान का। अतः साफ सुथरी सोसाइटी में क्वार्टर और बदले में केवल एक घर ही काम का। इसलिए बहुत सी काम वाली तैयार थी आने को। पुष्पा की कई लोगों से बात हुई, पर उसे संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। एक महिला उसे जची भी, पर उसका अपना बच्चा ही 2 महीने का था। अतः पुष्पा को लग रहा था कि ना जाने वह काम में पूरा ध्यान लगा पाएगी या नहीं। इतने लोग आ चुके हैं अब तक, पर कोई भी ढंग का नहीं। पता नहीं दिल्ली में उसे मनपसंद बाई मिल पाएगी या नहीं। सोचकर निराश हुई पुष्पा रसोई में घुसी थी कि एक बार फिर डोरबेल बज उठी। कुछ उत्सुक, कुछ परेशान सी पुष्पा ने दरवाज़ा खोला। सामने एक अधेड़ उम्र की स्त्री, लंबी सी चोटी आगे किए, साफ सुथरी सूती कपड़े पहने हुई खड़ी दिखाई दी। पुष्पा की ओर देखकर उसने मुस्कुराते हुए नमस्ते की। पुष्पा उस स्त्री से कुछ पूछती उससे पहले ही वह बोल उठी, मैडम हम नीलिमा हैं। हमें बहुत ज़रूरत है कमरे की। हमारा आदमी तो इस दुनिया में नहीं, बस 2 लड़कियां हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। हम पास ही किराए के कमरे में रहते हैं। अभी तक हम कई घरों का काम करते आए हैं, पर अब घूम घूम कर काम नहीं होता हमसे। एक घर में रहेंगे और वहीं काम करेंगे। काम तो लेकर कोई शिकायत नहीं होगी हमसे। हम खूब काम करते हैं। पुष्पा को वह तौर तरीके से सरल स्वभाव की लगी। पूरी तरह आश्वस्त होने से पहले उसने अपने मन में उठ रही शंका को शांत करने के उद्देश्य से पूछ लिया, एक बात बताओ, तुम तो जानती हो ना कि सर्वेंट क्वार्टर तुम्हें मिलेगा तो उसके बदले काम के पैसे कम मिलेंगे। फिर रोज का अपना खर्चा कैसे चलाओगी तुम? आप उसकी चिंता ना करो मैडम, हमें तो एक भी पैसा नहीं चाहिए। आप कमरा दे दो बस। हमारे गांव से हर 6 महीने बाद अनाज आता है। फिर हमारे दोनों दामाद भी बहुत अच्छे हैं। रुपये पैसे से भी वे मदद करते रहते हैं हमारी। पुष्पा को नीलिमा काम पर रखने के लिए अनुकूल लगी। सारा दिन अकेले ही होगी नीलिमा। अपने घर का ज़्यादा काम तो होगा नहीं उससे, इसलिए मेरा घर ठीक से देख लेगी। सोचकर प्रसन्न होती हुई पुष्पा ने क्वार्टर की चाबी नीलिमा को थमा दी। 2 दिन बाद नीलिमा अपना सारा सामान लेकर आ गई और पुष्पा के काम समझकर सब काम ठीक से करने लगी। पुष्पा के 15 दिन बहुत चैन से बीते। इसी बीच वह 2 कंपनी में इंटरव्यू भी दे आई, पर कुछ दिनों बाद ही नीलिमा की कुछ बातें उसे खटकने लगी।
गांव से अनाज आने की बात कहने वाली नीलिमा ने लगभग रोज पुष्पा से कुछ न कुछ मांगना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ने लगी और वह अपने आप ही डिब्बे से आटा, चावल, दाल और फ्रिज में से दूध और सब्जियां निकाल लेती। एक दिन पुष्पा से रहा नहीं गया। उसने विरोध किया तो नीलिमा तपाक से बोली, हम कोई चोरी थोड़ी ही कर रहे हैं, आपके सामने ही तो निकाल रहे हैं। अब यहाँ काम कर रहे हैं तो गांव से कोई सामान देने नहीं आया तो यहाँ से लेंगे और कहाँ जाएंगे। पुष्पा को गुस्सा तो बहुत आया पर वो चुप हो गई। कुछ दिन और बीते पर नीलिमा की मांगें बढ़ने लगी। कभी उसे आने वाले मेहमानों के सामने बिछाने के लिए नई चादर चाहिए होती तो कभी शादी में जाने के लिए साड़ी। इतना ही नहीं, पुष्पा पर अब वह रोब भी गांठने लगी। प्रतिदिन किसी न किसी बात पर वह पुष्पा को पुराने रीति रिवाजों का महत्व समझाने लगती। कभी वह उसे मांग में सिंदूर न भरने के लिए टोकती तो कभी किसी त्यौहार पर पूजा पाठ न करने पर। पुष्पा काम के विषय पर कुछ कहती तो वह अनसुना कर देती। धीरे धीरे किसी न किसी बहाने पर वह पैसा भी मांगने लगी। मना करने पर उसकी त्योरियां चढ़ जाती। पुष्पा समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। उस दिन पुष्पा ने फेस पैक लगाया हुआ था और नहाने के लिए बाथरूम में घुस रही थी कि डोरबेल बज उठी। नीलिमा के पास रसोई में जाकर पुष्पा ने उसे दरवाज़ा खोलकर देखने को कहा। नीलिमा ने तुरंत हाथ में ली हुई कटोरी जोर से सिंक में फेंक दी और हाथ धोकर दनदनाती हुई दरवाज़ा खोलने चली। पुष्पा को उसका व्यवहार बहुत खटक रहा था। थोड़ी देर बाद नीलिमा हाथ में एक पैकेट लिए आई और पुष्पा को थमाते हुई बोली, लो जल्दी पकड़ो मैडम जी, हमें भी काम ख़त्म करना है। सारा दिन यही लगा देंगे क्या? पुष्पा को बुरा तो बहुत लग रहा था पर गुस्से को पीते हुई उसने पैकेट खोलकर अपनी नई चप्पलें निकाली जो ऑनलाइन मंगवाई थी। चप्पलें देखते ही नीलिमा बोली, लो शू रैक तो पहले से ही भरा पड़ा है, एक और मंगवा ली आपने, फालतू खर्च। पैसे तो आप लोगों के पास बहुत है पर गरीब जरा सा कुछ ले ले तो जान निकल जाती है। पुष्पा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। नीलिमा के बदलते व्यवहार से पहले से ही परेशान पुष्पा ने उसे तुरंत काम छोड़ने और क्वार्टर खाली करने का आदेश सुना दिया। नीलिमा गुस्सा दिखाती हुई बोली, आज ही कमरा खाली कर हम अपनी लड़की के पास चले जाएंगे, रखना किसी और को, पता लग जाएगा आपको। और फिर दनदनाती हुई घर से निकलकर सर्वेंट क्वार्टर में घुस गई। कुछ देर बाद ही उसने अपनी बेटी और दामाद को बुलाकर सामान समेटा और 2 घंटे के भीतर कमरा खाली कर दिया। पुष्पा का गुस्से और परेशानी से बुरा हाल था। किसी तरह उसने अधूरा काम निपटाया और आराम करने लेट गई। थकान के कारण जल्द ही उसकी आंख लग गई। शाम को डोरबेल की आवाज़ से नींद टूटी। दरवाज़ा खोला तो बाहर एक लजाती हुई 23-24 वर्षीय युवती खड़ी थी। देखने में वह नवविवाहिता लग रही थी। उसकी कमसीन मुस्कुराहट देखकर पुष्पा अपनी सारी परेशानी भूल गई। उसके पास ही एक युवक भी खड़ा था जो उसका पति जान पड़ता था। मेम साहब, मेरा नाम शीला है, यह समीर, हम कमरे के लिए आए हैं। शीला का वाक्य पूरा होते ही समीर ने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए। ओके, पर तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे काम पर रखना है किसी को? आज ही तो गई है मेरी मेड, अभी तो कमरे को लेकर मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं। पुष्पा ने दोनों को अंदर बुलाते हुए कहा। दोनों अंदर आकर दीवार से सट कर खड़े हो गए। मेम साहब, वह मेरी बुआ जी है जो आपके यहाँ काम करती थी। आज वे गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल गई थी, अब पछता रही है। आप तो दोबारा उन्हें रखेंगी नहीं, इसलिए मुझे भेजा है उन्होंने। बिना किसी लागल पेट के शीला ने सब सच बोल दिया। अच्छा, नीलिमा ने भेजा है तुम्हें? चलो ठीक है, काम कर पाओगी ना सब? पुष्पा उसकी साफ गोई से खुश होकर उसे सर्वेंट क्वार्टर में रखने का निर्णय कर चुकी थी। मेम साहब, अपनी जेठानी के पास रह रही हूँ आजकल। वे भी इसी कॉलोनी के एक सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। आपको सच्ची बताऊं तो काम तो सारा वहाँ भी मैं ही कर रही हूँ। काम की परेशानी नहीं है मुझे, बस सोने में बहुत दिक्कत हो रही है वहाँ हमें। कमरा एक है और जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे, ऊपर से हम 2 जन। 1 महीना बीत गया वहीं सब के साथ सोते सोते। दोनों को प्यार के कुछ पल साथ साथ बिताने को तरसते देखकर पुष्पा को उन पर ही प्यार आ गया। दोनों की ओर देख मुस्कुराते हुए पुष्पा ने क्वार्टर की चाबी शीला को थमा दी। वे दोनों एक फोल्डिंग पलंग और कुछ कपड़ों के साथ रात को क्वार्टर में आ गए। अगले दिन समीर सुबह सुबह अपने काम पर चला गया और शीला पुष्पा के पास आ गई। आते ही गुनगुनाते हुए उसने काम करना शुरू कर दिया। बीच बीच में वह पुष्पा से बातें भी करने लगती थी। शीला के व्यवहार और काम से आश्वस्त पुष्पा
लैपटॉप लेकर नौकरी की नई संभावनाओं की खोज में लगी रहती। शीला और पुष्पा को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। रविवार को शीला अक्सर आधे दिन की छुट्टी लेकर समीर के साथ घूमने, फिल्म देखने या किसी रिश्तेदार से मिलने चली जाती थी। उस दिन वह खूब मेकअप करती थी। जब वह तैयार होती तो उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह बाई है। तरह तरह के शेड की लिपस्टिक, मस्करा, स्टोन की बिंदियाँ, बहुत कुछ था उसके पास। ब्लाउज भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन के पहनती थी वह। उसका इतना खर्चा देखकर पुष्पा कभी कभी अचरज में पड़ जाती थी। शीला इस विषय में कभी बात करती तो वह कहती, अभी नई नई शादी हुई है, खर्चा है ही हमारा, थोड़ा सज सवर लेते हैं तो हमारा इनको भी अच्छा लगता है, यही सारा सामान खरीदने की जिद करते हैं। शीला को घर का सारा काम सौंप कर पुष्पा पूरी तरह निश्चिंत थी। अब वह जल्दी ही नई जॉब पा लेना चाहती थी। उस दिन नौकरी की साइट देखते देखते वह बोर हो गई तो ऑनलाइन शॉपिंग की साइट पर चली गई। कोई चीज़ पसंद आए इससे पहले ही क्रेडिट कार्ड ले आती हूँ, सोचती हुई पुष्पा ड्राइंग रूम की ओर चल दी, जहाँ टेबल पर कल से उसका पर्स रखा था। ड्राइंग रूम में पहुँचते ही वह सन्न रह गई। सोफे पर बैठी शीला उसके पर्स का छानबीन में लगी थी। उसकी पीठ पुष्पा की ओर थी, इसलिए वह पुष्पा को नहीं देख पाई। जब तक पुष्पा वहां पहुंचती, शीला ने कुछ निकालकर अपने ब्लाउज में रख लिया। पुष्पा दबे पाँव वहां पहुंची और शीला को पीछे से पकड़ लिया। इस प्रकार रगे हाथ पकड़े जाने से शीला हड़बड़ा गई। मेम साहब, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी चोरी नहीं करती। आज तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर को दिखाना था, इसलिए ये पैसे। अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। शीला 500 का नोट अपने ब्लाउज से निकालकर पुष्पा को देती हुई बोली, बीमार हो तुम? फिर बताया क्यों नहीं मुझे? सुबह से तो खूब खुश लग रही थी। उफ, अब मेरी समझ आ रहा है कि मेरे शैम्पू और कंडीशनर इतनी जल्दी क्यों ख़त्म होने लगे थे। मेरी कुछ लिपस्टिक कुछ दिनों से क्यों नहीं मिल रही थी, और काम के बीच में बहाना बनाकर कुछ देर के लिए तुम क्वार्टर में क्यों चली जाती थी। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी, तुम बस अभी मेरे घर से चले जाओ। पुष्पा गुस्से में आग बबूला हो रही थी। वह सोच नहीं पा रही थी कि इस गुनाह के लिए शीला की शिकायत पुलिस में करनी चाहिए या नहीं। शाम को अमित के आने पर पुष्पा ने देखा कि सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा खुला है। शीला और समीर वहां से चुपचाप अपना सामान लेकर गायब हो चुके थे। शीला की कलाई खुल जाने से पुष्पा खुश तो थी, पर फिर वह मेड की समस्या मुंह बाए खड़ी थी। इस बार जल्दबाजी नहीं करूंगी, सोच समझकर फैसला लूंगी, सोचते हुए उसने सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन कर क्वार्टर के लिए इच्छुक लोगों को भेजते रहने को कहा। रविवार के दिन पुष्पा को ना अमित के ऑफिस जाने की चिंता होती और ना खुद के कहीं इंटरव्यू के लिए जाने की। उस दिन भी रविवार था। सुबह की चाय पीते हुए वह अमित से गप्पे मार रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। अरे, सुबह के 8 बजे कौन आ गया? नाक चढ़ाकर पुष्पा अमित को देखते हुए बोली। देखता हूँ मैं, कहकर अमित दरवाजे खोलने चला गया। शायद कोई सर्वेंट क्वार्टर की बात करने आया होगा, सोचकर पुष्पा भी अमित के पीछे पीछे हो ली। अमित ने दरवाज़ा खोला। सामने 75-70 वर्षीय वृद्ध दंपति खड़े थे। साथ ही छोटे से कद की गौरवर्णीय 21-22 वर्षीय युवती भी थी। अमित को देखते ही वृद्ध ने हाथ जोड़ करुणा स्वर में कहा, साहब, मैं रिटायर्ड सरकारी चपरासी हूँ। हम लोग बहुत सालों से बसंत रोड पर एक परिवार के साथ उनके सर्वेंट क्वार्टर में रहे हैं। भाग्यश्री उनके घर का सारा काम करती है। इसी महीने उन साहब का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए। मैडम, ना पूछो, यह भाग्यश्री नहीं, अभाग्यश्री है। पोती है हमारी। इसके पैदा होते ही इसकी माँ चल बसी। फिर कुछ साल बाद हमारा बेटा भी बीमार होकर। वृद्ध का गला रूंध गया। अरे, आप दोनों ने अपना नाम तो बताया ही नहीं। बात बदलने के इरादे से पुष्पा, जी मैं बनवारी, और ये शारदा, अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए वह बोला। उनके विषय में थोड़ा बहुत और जानकर पुष्पा भीतर चली गई। अमित भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। दोनों को ही बनवारी परिवार को कमरा देना कुछ गलत नहीं लगा। अमित बनवारी को चाबी देते हुए जल्दी आने को कहा। रात को ही वे सामान के साथ कमरे में आ गए। कई दिन काम का बोझ उठाते उठाते पुष्पा भी थक गई थी, इसलिए बनवारी परिवार के आते ही उसने भी चैन की सांस ली। भाग्यश्री के रूप में उसे एक अच्छी मेड मिली की पूरी आशा थी। अगले दिन सुबह बनवारी और शारदा उनके घर आ गए और काम करना शुरू कर दिया। भाग्यश्री न आने के कारण पूछने पर बनवारी ने कहा कि उसे बुखार आ रहा है। काम निपटते निपटते दोपहर हो गई। बनवारी दंपति थक कर चूर दिख रहे थे। अगले दिन भी वे दोनों ही काम करने आए। इसी तरह 15 दिन बीत गए। पुष्पा को इतने वृद्ध लोगों से काम करवा कर ग्लानि हो रही थी। इसके अतिरिक्त काम सफाई से भी नहीं हो पा रहा था।
कहीं ऐसा तो नहीं कि भाग्यश्री कहीं और काम करने जा रही हो और उसके बहाने इन लोगों ने मेरा सर्वेंट क्वार्टर ले लिया हो। पुष्पा के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा था। इस तरह कब तक चलता रहेगा? क्या सच में बीमार है भाग्यश्री? सोचकर एक दिन पुष्पा ने सर्वेंट क्वार्टर का दरवाज़ा खटखटा दिया। बनवारी शारदा उसी समय पुष्पा के घर में काम करने में व्यस्त थे। दस्तक होते ही भाग्यश्री दरवाज़ा आधा खोलकर प्रश्न भरी निगाहों से पुष्पा की ओर देखने लगी। तुम तो भली भांति चंगी हो, काम पर क्यों नहीं आती? पुष्पा ने जानना चाहा। वह ऐसा है मुझे भाग्यश्री की जबान लड़खड़ा गई। पुष्पा और कुछ बिना बोले वापस चल दी। वह अभी मुड़ी ही थी कि एक 30-35 वर्षीय व्यक्ति क्वार्टर से निकलकर लिफ्ट की ओर भागा। यह दृश्य देखकर पुष्पा आश्चर्यचकित रह गई। भाग्यश्री की पहेली सुलझने के स्थान पर और उलझ रही थी। परेशान सी पुष्पा ने इस पहेली को सुलझाने का फैसला कर लिया। वह प्रतिदिन बनवारी और शारदा के काम पर आते ही वह घर के बाहर जाकर सर्वेंट क्वार्टर के आसपास मंडराती रहती। उसने पाया कि लगभग प्रतिदिन ही उस कमरे में कोई पुरुष आता है। आश्चर्य की बात यह थी कि वह कोई एक पुरुष नहीं था, अलग अलग आयु के पुरुषों को उसने वहां आते जाते देखा। पुष्पा का दिल बैठा जा रहा था। उसे डर था कि कहीं देह व्यापार जैसा घृणित कार्य तो नहीं हो रहा है यहाँ। जब अमित से उसने इस विषय में चर्चा की तो दोनों ने बनवारी परिवार का पर्दाफाश करने का निश्चय किया। अगले दिन अमित ऑफिस से छुट्टी ले ली। उसने सर्वेंट क्वार्टर में किसी को घुसते देखा। उसी समय बनवारी से क्वार्टर में चलने को कहा। बहाना बना दिया कि वहाँ एक छोटी सी अलमारी रखनी है। सुनते ही बनवारी टाल मटोल करने लगा। यह देख अमित ने बनवारी को डांटना शुरू कर दिया। पुष्पा ने शारदा से भाग्यश्री के अब तक काम पर न आने की असली वजह जाननी चाहिए। अमित के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर बनवारी फूट फूट कर रोने लगा। शारदा हाथ जोड़कर बनवारी से बोली, इन दोनों को सच बता दो, हमसे अब सहा नहीं जाता। बनवारी ने अपने आप को संभालते हुए बोलना शुरू किया, साहब, भाग्यश्री की शादी हो चुकी है। हमारा दामाद बहुत बुरा आदमी है। वह खूब शराब पीने की आदत है उसे। जब शादी की थी तब चाय की दुकान थी उसकी छोटी सी। शादी के बाद उसने हमारी लड़की की सोने की अंगूठी, चेन, झुमके सब कुछ बेच दिया। फिर जब दुकान भी बिक गई तो भाग्यश्री से गलत काम करवाने लगा। हम अपनी लड़की को वापस घर ले आए, फिर भी उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ भी लोगों को भेजता रहता। आपने जब कमरा देने को हाँ कह दिया तो हम तुरंत वहाँ से भाग निकले, पर उसने पता लगा लिया और यहाँ भी। बनवारी फिर रोने लगा। तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? अमित ने परेशान होकर पूछा। हमें उसने धमकी दी थी कि पुलिस के पास जाएंगे तो वह हमारी लड़की को मार देगा। शारदा ने भयभीत होते हुए बताया, अरे वह अकेला इन सबको डराता रहता है और ये उसकी हर बात मानते रहे। अमित पुष्पा की ओर देखते हुए बोला, साहब, हमारा भाग्यश्री के अलावा कोई नहीं है। बहुत प्यार करते हैं हम दोनों उससे। उस पापी आदमी ने हमारा जीवन नर्क बना दिया है। बनवारी ने करुण स्वर में कहा, हम अभी पुलिस में शिकायत करने चलेंगे। बनवारी को आश्वस्त कर अमित पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करने लगा। अमित बनवारी परिवार को साथ लेकर थाने पहुंचा। अगले ही दिन सूचना मिली कि भाग्यश्री के पति को गिरफ्तार कर लिया गया। बनवारी परिवार ने यह समाचार सुनकर चैन की सांस ली। उनको मानो नया जीवन मिल गया हो। भाग्यश्री तो पिंजरे से आज़ाद हुई चिड़िया की तरह चहकने लगी थी। अब वह समझ गई थी कि थोड़ी सी हिम्मत जुटाने से ही उसके जीवन में बाहर आई है। पुष्पा से उसने वादा की कि अब कभी वह भाग्य के भरोसे रहकर सहाय डर के साए में नहीं जिएगी। अमित और पुष्पा ने उसका निडर रोशनी की जगमग से परिचय जो करवा दिया था। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपना प्यार दिखाइएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपका स्वागत है और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।